स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है बाईपोल इलेक्शंस के बारे में। आज वॉइस है वो इतना क्लियर नहीं है कोल्ड की वजह से, तो लिटिल बिट आप कोऑपरेट करना। स्टूडेंट्स, कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सीट है वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ था। वैकेंसी को फिल करने के लिए जो बाईपोल इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाया गया और अब उनका जो रिजल्ट है उसको अनाउंस किया गया है। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि बाईपोल इलेक्शन का ये जो प्रोसेस है उसके बारे में कहाँ पे मेंशन किया गया है। हमारा एक एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, उसके अंदर में आप देखिए कि जो बाईपोल इलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन किया गया। इस एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 151A, वो मेंशन करता है कि जब भी किसी सीट के वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगा तो विद इन 6 मंथ का जो समय है उसके रिगार्डिंग में जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाना होगा। बट आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में भी एक कंडीशन है कि जो रिमेनिंग टाइम पीरियड किसी भी सीट का जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है वो मोर देन 1 ईयर का होना चाहिए। तो जब ही वहाँ पे जो बाईपोल इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर लेस देन 1 ईयर का टाइम बचा हुआ है तो इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि जिन सीट्स के वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं उनमें एक बंकीपुर नाम का भी सीट है जो कि बिहार के वहाँ पे सिचुएटेड है। जो रूलिंग पार्टी है बिहार के अंदर में उनका एक गढ़ हुआ करता था, मीन कंटिन्यूस उन्हीं का विक्ट्री होता था इस सीट के ऊपर में। अब एक नया पॉलिटिकल पार्टी जो रिसेंट ईयर्स के अंदर में बना है जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी। तो जन स्वराज पार्टी के जो फाउंडर पर्सन है प्रशांत किशोर, जो कि आप देखिए कि इलेक्शन मैनेजमेंट कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्होंने एडवाइस भी किया है उनके इलेक्शंस के अंदर में। तो उस वर्क के लिए पर्सन है वो जाना जाते हैं, उनका यहाँ पे विक्ट्री है वो हुआ है। अब हम यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। जब भी कोई नया पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन होता है तो उसके बारे में कहाँ पे मेंशन किया गया है। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, उसका आप देखिए कि एक सेक्शन है सेक्शन 29A। सेक्शन 29A है वो मेंशन करता है कोई भी नया पॉलिटिकल पार्टी है उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। वैसे तो आप देखिए कि एसोसिएशन का जो फॉर्मेशन है ये राइट आपको फंडामेंटल राइट के रूप से भी मिला है। ये एज ए एसोसिएशन है उसको फॉर्म किया जा सकता है। आर्टिकल 19 का जो क्लोज सी है वो मेंशन करता है एसोसिएशन फॉर्मेशन के बारे में। तो इस तरीके से इस पॉलिटिकल पार्टी का एक सीट के ऊपर जो विक्ट्री है उनको नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो अचीव करवाएगा क्या। स्टूडेंट्स, जो नेशनल पार्टी का जो स्टेटस दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो पॉलिटिकल पार्टीज के परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर में हुआ करता है। उस परफॉर्मेंस के भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। उनमें आप देखिए कि एक क्राइटेरिया ये है कि कोई भी स्टेट का जो पार्टी है वो 4 स्टेट्स के अंदर में यहाँ पे स्टेट पार्टी अगर रिकॉग्नाइज होता है तो उनको भी नेशनल पार्टी का स्टेटस है वो मिला करता है। इसके अलावा इलेक्शन के अंदर में जो वोट्स हैं वो सिक्योर किए जाएं उनके द्वारा, कुछ सीट्स के ऊपर में उनका विक्ट्री हो, वो नंबर्स भी यहाँ पे बताए गए हैं जो क्राइटेरिया को डिसाइड करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला करता है। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में क्या यहाँ पे डिफरेंस हुआ करता है। डिफरेंस बेसिकली ये है कि नेशनल पार्टी को आप देखिए कि जो मोर नंबर ऑफ पर्सन है एज ए जो कैंपेन के लिए मिला करते हैं कि ज़्यादा पर्सन को एज ए कैंपेन लिस्ट के अंदर में वो इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा उनको मोर टाइम है वो मिलता है जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान में ही हुआ करता है कि उनको एडवर्टाइजमेंट का जो मोर समय है वो यहाँ पे मिल सके। उनका जो सिंबल है वो परमानेंट बेसिस के ऊपर में रहेगा जिससे कि जो पब्लिक है वो सिंबल के साथ में कनेक्ट है वो फील किया करती है। तो इस तरीके से कुछ बेनिफिट हुआ करते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशनल पार्टी का स्टेटस को अचीव करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे गुजरात का भी सीट था जहाँ पे हमारा जो रूलिंग पार्टी है सेंटर के अंदर में उनका ही वहाँ पे विक्ट्री हुआ है। और एक दतिया नाम का भी एक सीट था, वहाँ पे भी बाईपोल हुए हैं जो मध्य प्रदेश का सीट है। तो मध्य प्रदेश का उस सीट के ऊपर में जो अपोजिशन का पार्टी है उनका वहाँ पे विक्ट्री हुआ। एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहाँ पे किस पार्टी का विक्ट्री हुआ है, कहाँ पे कौन पर्सन है वो एमएलए वहाँ पे बना है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या है बाईपोल को कंडक्ट करवाने के। और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही करवाए जाते हैं। तो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन से इलेक्शन कंडक्ट करता है, लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन हैं। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के जब भी हम फाउंडेशन के बारे में देखते हैं
उसका जो क्रिएशन के बारे में रीड करते हैं तो आप देखिए कि जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसी के थ्रू इसको इस्टेब्लिश वो किया गया है कि लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है उनको कंडक्ट करवा सके। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो कावेरी के बारे में है। तमिलनाडु के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे अप्रोच किया गया है पेटिशन के थ्रू, और तमिलनाडु ने अपने पेटिशन में कहा है कि कर्नाटका को कहा जाए कि जो कावेरी का यहाँ पे ऑर्डर है वाटर का रिलीज के रिगार्डिंग में, कावेरी रिवर का जो वाटर है उसके रिलीज के रिगार्डिंग में जो ऑर्डर है उसका उनके द्वारा इम्प्लीमेंट है वो किया जाए। अभी आप देखिए कि वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग में कंटिन्यूस डिमांड है वो इंक्रीज हुआ है क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुआ है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ जो इरिगेशन का जो एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, वहाँ पे भी वाटर है उसका रिक्वायरमेंट हुआ करता है। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपको एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बिटवीन में जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा। जो रिवर अगर दोनों स्टेट्स के बिटवीन में फ्लो करती है वहाँ पे वाटर का जो अवेलेबिलिटी है तो वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग में जो डिस्प्यूट्स हैं, डिफरेंस हैं वो हुआ करते हैं। एग्जाम के पर्पज़ से आप देखिए कि जो बेसिक फैक्ट था कावेरी के बारे में ऑलरेडी हम लास्ट 2-3 डेज से इसको रीड किए हैं। आज हम एक इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे कावेरी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्या नाम है स्टूडेंट्स, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब ये जो बॉडी है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है स्टूडेंट्स, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से सिचुएटेड है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से अगर सिचुएटेड है तो किस एक्ट के थ्रू इनको बैकिंग प्रोवाइड किया जाता है? तो इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट एक्ट है 1956 का, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का, उसके थ्रू इसका क्रिएशन हुआ है जो कि कावेरी रिवर के रिगार्डिंग में जो वाटर शेयरिंग का जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करने में इनका मेन जो रोल है वो हुआ करता है। अभी जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है ये किस एक्ट के थ्रू इसका क्रिएशन हुआ है? आर्टिकल 262 जो मेंशन करता है रिवर डिस्प्यूट्स, किसी भी दो स्टेट्स के बिटवीन में रिवर डिस्प्यूट है तो उसको रिजोल्व करने के लिए एक बॉडी है उसका फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। कावेरी के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं बेसिक्स कि ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलता है, पुहार नाम का जो एरिया है जिसको पंप पुहार बोला करते हैं वहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर में ड्रेन करता है। केरल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है और पुडुचेरी का जो एरिया है वो इसका मेन पार्टीज के रूप से हम उनको कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपको क्या पता होना चाहिए? नेक्स्ट न्यूज़ आप देखिए कि जो हमारे कुछ रेसलर्स हैं, वुमेन रेसलर, उन्होंने एक्स जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हुआ करते हैं उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे और उस समय ये जो पर्सन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुआ करते थे। अब ये जो एलिगेशंस लगाए गए उसके अंदर में इन एमपी को क्लियर किया गया है कोर्ट के द्वारा। जो रेसलर्स ने क्या कहा कि वो इस जजमेंट को अपील करेंगे इसके अगेंस्ट में। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं वो रेज होते हैं। एक क्वेश्चन तो रेज होता है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी क्रिमिनलाइजेशन के बारे में, क्या किसी तरीके से जो क्रिमिनल पर्सन है, पॉलिटिशियन है, उनके बिटवीन में कोई नेक्सस है वो एग्जिस्ट करता है। तो एक तो स्टूडेंट्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स का जो टॉपिक है वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे मिसयूज ऑफ लॉ है उसके बारे में भी जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो रेज होता है कि काफ़ी बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि एलिगेशंस लगा दिए गए, कोई भी पर्सन है जिनका पब्लिक डोमेन में नेम है और एलिगेशंस अगर प्रूव नहीं होते हैं, प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो आप देखिए उस समय इसको मिसयूज ऑफ लॉ के रूप से आप बेसिकली कंसिडर है वो करोगे। तो फर्स्ट अगर हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में देखें तो एडीआर का जो डाटा है वो मेंशन करता है हमारे जो प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में कि हमारे 46% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के अंदर में प्रेजेंट समय में उनके ऊपर क्रिमिनल केसेज हैं, वो क्रिमिनल केसेज रजिस्टर्ड हैं, क्रिमिनल केसेज हैं उनके ऊपर में। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे आया पब्लिक डोमेन में? क्योंकि स्टूडेंट जब भी नॉमिनेशन पेपर को फिल किया जाता है तो पर्सन को अपना इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होता है कि किस केस के अंदर में उनका नेम है। यहाँ पे आप देखिए कि 33A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वो ये मेंशन करता है क्रिमिनल केसेज जो उनके अगेंस्ट में पेंडिंग है उसका इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा नॉमिनेशन पेपर में मेंशन किया जाए। सेकंड अपर आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि सीरियस जो चार्जेज हैं वो कितने मेंबर्स के ऊपर में हैं।
तो हमारे जो 31% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके अगेंस्ट में आप देखिए कि सीरियस चार्जेज हैं। सीरियस चार्जेस मीन्स कि मर्डर का कोई केस हो, रेप का कोई चार्ज उनके अगेंस्ट में लगा हो, तो इस तरीके से सीरियस कैटेगरी के अंदर में भी काउंट हुआ करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई कमेटी के बारे में, कोई कमेटी जो नेक्सस को बताता है, तो एन वोहरा नाम का एक कमेटी फॉर्म हुआ था 90s के समय में। कमेटी फॉर्म हुआ था एन वोहरा, और वो मेंशन करता था ये कमेटी कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस का जो डोमेन है, तो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो क्रिमिनल पर्सन हैं, इनके बिटवीन में एक जो नेक्सस है वो एग्जिस्ट करता है। एक नेक्सस आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है, इसको डीक्रिमिनलाइज किस तरीके से किया जाए। तो लिली थॉमस केस आता है 2013 का, और लिली थॉमस केस के अंदर में क्या जजमेंट आया था? लिली थॉमस केस में ये आया था कि कोई भी पर्सन है तो 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर, 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर का अगर उसको कन्विक्शन होता है, आप देखिए कि चार्जेज का नहीं है, कन्विक्शन अगर उनको हुआ है किसी केस में, तो उनको बेसिकली डिबार्ड किया जाएगा। वो इलेक्शन को कंटेस्ट वो नहीं कर सकते। ये जो डिबार्ड करने का जो प्रोसेस है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 8 है उसके अंदर में मेंशन है यहाँ पे एज ए कंडीशन के रूप से। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था हमारे पॉलिटिशियंस का जो क्रिमिनलाइजेशन का प्रोसेस है। अब आप देखिए कि मिसयूज ऑफ लॉ के बारे में भी आप काफ़ी बार रीड करते हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे केसेज आए हैं जब वो प्रूव नहीं हुए हैं। एलिगेशंस इस वजह से लगा दिए गए हैं कि उनके अगेंस्ट में हो सकता है कोई पर्सनल डिफरेंसेज हो। तो मिसयूज ऑफ लॉ का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जैसे एक राजेश शर्मा का एक केस था जो कि डोरी के केस के रिगार्डिंग में था। जो आप देखिए कि डोरी का जो केस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट वहाँ पे प्रपोज किया था, एक सोसाइटल कमेटी है वो फॉर्म हो, सोसाइटल कमेटी उसको एग्जामिन करे कि एलिगेशंस वो यहाँ पे प्रूव हैं क्या। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से काफ़ी सारे लॉज जिनमें मिसयूज के चांसेज हुआ करते हैं, उनमें भी इस तरीके का एक फॉर्मेशन लाया जाए। और आप देखिए जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में जो प्रपोज किया गया था, बाद में वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर फेज में उसको प्रपोज किया, बाद में वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया क्योंकि उसके अगेंस्ट में अपोज हुआ। तो एक प्रोसेस तो होना चाहिए जो कि एग्जामिन करे कि एलिगेशंस प्रूव हैं या नहीं हैं। एलिगेशंस अगर हैं, चांसेज हैं वहाँ पे एलिगेशंस के, तो उसको फिर कोर्ट प्रोसीजिंग है वो वहाँ पे कैरी आउट हो। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? नेक्स्ट आपको जानकारी होना चाहिए यहाँ पे जंतर मंतर का जो साइट है उसके बारे में, कि अब साइट को चेंज है वो किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो जो एक तो कंजस्टेड उसको बताया गया है कि वहाँ पे लार्जर वे के अंदर में प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता। काफ़ी बार ये भी वॉइस रेज होता है कि वहाँ पे जो पर्सन रहने वाले हैं उनको भी ये इम्पैक्ट करता है जंतर मंतर साइट को इस तरीके से प्रोटेस्ट साइट के रूप से चूज करना। तो स्टूडेंट 2018 के समय में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर किया था, और जजमेंट में रिकॉग्नाइज ये किया था कि यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच का ज़रूरत है। बैलेंस अप्रोच किसके बिटवीन में? बैलेंस अप्रोच होना है कि आपको राइट टू प्रोटेस्ट भी है, कि आप प्रोटेस्ट को भी कैरी आउट करोगे, बट आपका जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल वे के अंदर में भी होना चाहिए। किसी तरीके से अलग जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, जो लोग उस एरिया से मूव करते हैं, उनको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। शाहीन बाग केस के अंदर में भी यही जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, कि आप किसी तरीके से हाईवे को इस तरीके से जाम नहीं कर सकते कि कॉमन जो पर्सन है उनके मूवमेंट को आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकते अपना जो प्रोटेस्ट की वजह से। अब जब भी हम जंतर मंतर के बारे में रीड करते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया उस बेसिक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जयपुर के एक रूलर हुआ करते थे, उनका जो नाम है वो क्या है? स्वाई जयसिंह सेकेंड। इनके द्वारा आप देखिए कि जो एस्ट्रोलॉजिकल जो साइट हैं उनका यहाँ पे जो क्रिएशन है वो किया गया है कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में। 5 टोटल जंतर मंतर का जो साइट्स उनके द्वारा बनाया गया है। एक जो साइट है वो जयपुर के अंदर में है, एक जो साइट है वो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर में। फिर आप देखिए कि दिल्ली के वहाँ पे है, दिल्ली के वहाँ पे। फिर उज्जैन के वहाँ पे है, उज्जैन है, उज्जैन जो सिपरा रिवर के बैंक के ऊपर में है। और जो वाराणसी है, जो बनारस का एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है, बनारस के वहाँ पे। और बनारस के अलावा स्टूडेंट्स जो मथुरा जो है, जो कि रिलीजियस एक सिटी है मथुरा, तो वहाँ पे भी आप देखिए कि जो जंतर मंतर का जो साइट है वो सिचुएटेड है। ऐसे 5 जगह के ऊपर में इन्होंने जंतर मंतर का जो एस्ट्रोलॉजिकल साइट है उसको बनाया था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स यहाँ पे
जो न्यूज़ है वो है उन चिल्ड्रंस के बारे में जो बिलो 18 का एज का हुआ करते हैं, और वो आप देखिए कि किसी तरीके से कोई ऑफेंस के कमिटेड के अंदर में उनका नेम यहाँ पे आया है, तो इन लोगों को बोला करते हैं कि चिल्ड्रंस इन द कन्फ्लिक्ट विद लॉ, चिल्ड्रंस इन द कन्फ्लिक्ट विद लॉ, CCL के रूप से कंसिडर करते हैं। अब इनको जो मोर रिहेबिलिटेट किया जा सके, बेटर वे के अंदर में इनको इम्प्रूव किया जा सके, 18 ईयर का कम एज है इनका और कोई क्राइम के अंदर में इनका पर्सन है तो एज ए माइनर के रूप से इनको कंसिडर किया जाएगा। वैसे तो आप देखिए कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें अमेंड किया गया था कि 16 टू 18 एज का जो कैटेगरी है उसके अंदर में कोई पर्सन सीरियस क्राइम को अगर कमिट करता है तो उसको एज ए एडल्ट के रूप से या एज ए जो जो मेजर जो पर्सन है उसके रूप से कंसिडर किया जाएगा, माइनर उसको कंसिडर नहीं करेंगे। बट अल्टीमेट ऐसे जो सेंटर्स बनाए जाते हैं उनका मेन काम क्या होता है कि रिहेबिलिटेशन इनका होना चाहिए। बट पिछले कुछ ईयर्स में आप देखना कि जब भी ऐसे जो केसेज होते हैं ना, जो रैनसम के रिगार्डिंग में कोई गैंग के द्वारा एक्सटॉर्शन का मनी वहाँ पे मांगा गया है, उस दौरान में आप देखिए ना कि जो जो बेसिक जो वहाँ पे जो शूटर उनके द्वारा भेजे जाते हैं वैसे माइनर्स को भेजा है वो जाएगा, वो माइनर्स किसी सेंटर से वहाँ से निकलते हैं और वो उसके ऐसा कोई इंसिडेंट है उसको कैरी आउट करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन को रेज करता है कि ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं इनका प्रॉपर सिक्योरिटी होना चाहिए, उनका प्रॉपर अल्टीमेट पर्पज यही है इन सेंटर्स का कि रिफॉर्मेटिव वे के अंदर में कि उनके अंदर में रिफॉर्म है वो लाया जा सके, जिससे कि वो बचा हुआ जो लाइफ है उसको बेटर वे के अंदर में कैरी आउट कर सके, उनको स्किल भी मिलता है, एजुकेशन का फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसा ही एक नया यूनिट के क्रिएशन के बारे में प्रपोजल है। उड़ीसा स्टेट के द्वारा जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं उनको लिखा गया है कि उनका जो पुरी का जो एरिया है वहाँ पे जो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा ऑर्गेनाइज होता है उसको यूनेस्को का जो टाइटल है वो दिया जाए, यूनेस्को का कैटेगरी के अंदर में काउंट करवाया जाए। रिसेंटली आप देखिए कि ये तो यूनेस्को का साइट के रूप से इंक्लूड करने के लिए प्रपोजल है। रिसेंटली हमारे कंट्री के अंदर में एक साइट है वो इंक्लूड हुआ, इसकी वजह से हमारी टोटल 45 साइट्स हैं वो हो चुकी हैं। तो नया साइट कौन सा इंक्लूड हुआ है, सारनाथ का जो साइट है वो इंक्लूड हुआ है। सारनाथ किस वजह से फेमस है, जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने जो फर्स्ट सेरेमन को कैरी आउट किया था, फर्स्ट सेरेमन जो दिया था वो सारनाथ के अंदर ही दिया था। फिर आप देखिए कि जो बुद्धिज्म के अलावा वहाँ पे जो लोइन कैपिटल जो मिला है, जो हमारे एम्बलम का जो पार्ट हुआ करता है उसका भी वहाँ पे प्रेजेंस है, चौखंडी स्तूपा है वो भी वहाँ पे सिचुएटेड है। तो इस वजह से सारनाथ है उसका इम्पोर्टेंस आपको कल्चरल पर्सपेक्टिव से, नेशनल आइडेंटिटी के अंदर में जो एम्बलम है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस है वो मिलता है। सेकेंड आप देखिए कि स्टूडेंट्स 45 साइट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर में, तो क्या हम एशिया पैसिफिक का जो रीजन है उसके अंदर में टॉप कंट्री के रूप से आया करते हैं क्या? एशिया पैसिफिक के अंदर में हम सेकेंड नंबर पे आते हैं, फर्स्ट पे आप देखिए कि चाइना है। क्या हम वर्ल्ड के अंदर में फर्स्ट पे आते हैं? वर्ल्ड के अंदर में भी फर्स्ट पे नहीं आते हैं, सिक्स्थ हमारा रैंकिंग है जो टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स के रूप से। क्या सभी साइट्स हमारा कल्चरल पर्सपेक्टिव से हैं? सभी साइट्स कल्चरल नहीं हैं। 37 जो साइट हैं वो बेसिकली यहाँ पे जो कल्चरल हैं, 37 साइट्स हैं वो कल्चरल हैं। 7 साइट्स हैं वो कैसा हैं, 7 साइट्स हैं वो नेचुरल कैटेगरी के अंदर में हैं, और एक जो साइट है वो मिक्स कैटेगरी के अंदर में है जो कंचनजंगा है, जो कहाँ पे है, जो सिक्किम के वहाँ पे सिचुएटेड है। अब प्रपोजल यही है कि जो जो जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा है उसको इसमें इंक्लूड है वो किया जाए। जब भी आप देखिए कि रथ यात्रा स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक विलेज है, रघुराजपुर नाम का एक विलेज है, उस विलेज के द्वारा ही इस रथ यात्रा का जो कंप्लीट प्रिपरेशन मीन्स की जो चैरियट है उसको वहाँ पे डेवलप किया जाना, उसके लिए जो कोई भी नया पेड़ है उसको आइडेंटिफाई करना, काफ़ी पहले से जो उसका प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होता है। जगन्नाथपुरी के अंदर में क्या कोई पेंटिंग का भी वर्क आपको मिलेगा टेम्पल के अंदर में? क्या वहाँ पे पट्टा चित्रा पेंटिंग है उसको लगाया जाता है या मधुबनी पेंटिंग को लगाया जाता है? ये आप इसके बारे में ज़रूर से रीड करना अपने कल्चर का बुक के अंदर में, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनडायरेक्ट बेसिस के ऊपर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में हम लेटर फेज में रीड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट आप देखिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हम देखते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारी कंट्री ने रिसेंटली काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ में जो साइन है वो किया है, कुछ का तो एग्जिस्टेंस में भी आया है। अब अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में देखें इसका इम्पोर्टेंस क्या है,
एक तो आप देखिए कि इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस है प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में, इकोनॉमी के अलावा स्टूडेंट स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंस है। स्ट्रेटजिक वे के अंदर में अदर कंट्री के साथ में हमारा जो कनेक्टिविटी बायलेटरल ट्रेड है उसको ये बूस्ट करता है। रिसेंटली हमारे नेशन ने कुछ एफटीएज हैं जिनको साइन किया है, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में हमारा एफटीए का यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आना। फिर आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में साइन करना, ऑस्ट्रेलिया के अलावा ओमान है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा ओमान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपियन यूनियन है और न्यूजीलैंड है। ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनसे हम साइन कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जिनसे डिस्कशन है, जैसे कि यूएसए के साथ में, यूएसए के बाद में आप देखिए कि कनाडा के वहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का ये जो विंग है, इस सभी कंट्रीज़ के साथ में एक जो डिस्कशन फेज में है एक ट्रेड एग्रीमेंट वहाँ पे। तो ये कुछ रिसेंट जो डिस्कशंस हुए हैं ये क्या शो करते हैं, ये शो ये करते हैं कि जो बाइलेटरलिज्म का जो 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 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको बाइलेटरलिज्म के एक व्हीकल के रूप से यूज किया गया है, जिससे कि कंट्रीज एक दूसरे का जो मार्केट एक्सेस है उसको इंक्रीज कर सके, अदर कंट्री में उनके मोर प्रोडक्ट जा सकें, उनके मार्केट के अंदर में उनका प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो सके। क्या स्टूडेंट्स ये वैल्यू चेन का भी इंटीग्रेशन करता है, इकोनॉमिकल जो अपग्रेडेशन है वो भी करता है। यस स्टूडेंट्स, इन एरियाज़ के अंदर में भी कंट्रीब्यूट करता है। बट हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इशू क्या है, इशू बेसिकली ये है कि हमारी कंट्री के अंदर में आप देखिए कि ट्रेड डेफिसिट का जो प्रॉब्लम हुआ करता है, जैसे कि आसियान के जो कंट्री हैं, जापान नाम का जो नेशन है, साउथ कोरिया है, इन कंट्रीज़ के साथ में हमारा जो ट्रेड है वो डेफिसिट के अंदर में है। और जब उनसे हम एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हमारा ये जो डेफिसिट है वो और भी वाइडन सिचुएशन में आपको मिलेगा कि उनके मोर प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आएंगे, हमारे प्रोडक्ट है वहाँ पे कम जाएंगे। तो ये ट्रेड डेफिसिट का जो इश्यू है वो हमारे यहाँ पे ये स्ट्रेटजिकल एक प्रॉब्लम है उसको क्रिएट करता है, ये जो स्ट्रेटजिकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के द्वारा बीएसएफ के रिगार्डिंग में कुछ बॉर्डर जो लैंड एरिया है उसको क्लियर किया गया है। अभी बीएसएफ को बॉर्डर लैंड के ऊपर वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर में ज़मीन है वो क्यों चाहिए, एक तो आप देखिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए चाहिए, हमारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए चाहिए। और वेस्ट बंगाल हमारा वो स्टेट है जो आप देखिए कि वैसे तो 3 जो कंट्री हैं उनके साथ में अपना एरिया शेयर किया करता है। बट अगर हम देखें कि बांग्लादेश के साथ में हमारा जो लार्जेस्ट बॉर्डर जो शेयर होता है, टोटल हमारा बांग्लादेश से बॉर्डर है 4096 किलोमीटर, इसमें जो 54% जो बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल का शेयर होता है। वेस्ट बंगाल इसमें 54% शेयर करता है। तो आप देखिए कि हमें जो नया यहाँ पे जो बॉर्डर आउटपोस्ट को डेवलप करना है, जैसे कि मालदा के वहाँ पे प्रपोज किया गया है। मालदा के अलावा नादिया का एरिया है, नादिया का एरिया है, कूच बिहार का एरिया है, कूच बिहार जो कि आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में रीड करते हो, जो हमारा राजा राम मोहन राय का आप देखिए कि जो ब्रह्म समाज होता था उसी में एक नया विंग बना था जो केशव चंद्र सेन है, कूच बिहार के जो किंग हैं उनके साथ में अपनी बेटी का कम एज के अंदर में शादी करते हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप इस प्लेस के बारे में रीड करते हो। तो आप देखिए ये ऐसे जगह हैं जहाँ पे बीएसएफ को अपना जो आउटपोस्ट है उनको डेवलप करना है, इस वजह से लैंड को यहाँ पे क्लियर किया गया, जो पहले वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस थे। एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पर्पज़ से यही आपको पता होना चाहिए बेसिक्स कि हमें अपना बॉर्डर सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए हमने किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि लैब के अंदर में नेचुरल जो डायमंड जब निकाला जाता है तो सिर्फ आप देखिए कि जो डायमंड के लिए एक तो लोगों के अंदर में अट्रैक्शन काफ़ी है कि उसको वो वहाँ पे यूज करें जो जिस भी तरीके से उनका डिमांड है। बट आप देखिए कि जो नेचुरल वे में डायमंड निकाला जाता है एक तो माइनिंग का प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, माइनिंग की वजह से एमिशन का वहाँ पे इश्यू, पोल्यूशन का वहाँ पे इश्यू, क्योंकि जो माइंस हैं जो ओपन पिट के रूप से काम करते हैं लार्जर वे में। नेक्स्ट आप देखिए कि फोर्स लेबर का भी एक प्रॉब्लम है, फोर्स लेबर का भी एक प्रॉब्लम है माइंस के अंदर में, वायलेंस के इश्यू होना, तो ऐसे काफ़ी सारे इश्यूज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जो लैब ग्रोन जो नेचुरल वे में जो यहाँ पे जो डायमंड है वो निकला करते हैं। तो स्टूडेंट्स 1954 के समय से एक प्रोसेस है वो एग्जिस्टेंस में आया, जिसमें आप देखिए कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के ऊपर में लैब एरिया के अंदर में डायमंड है वो बनाया जाता है, जिसको कि हम केमिकल वेपर जो आप देखिए कि डायमंड के रूप से भी कंसिडर किया करते हैं
कि केमिकल वेपर डायमंड ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इसका क्रिएशन होता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर भी एक यहाँ पे प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस इंडिया ने भी अडोप्ट किया है, इंडिया भी लैब ग्रोन जो डायमंड है उनको इंक्रीज किया है। प्राइस के अंदर में भी इस वजह से चेंजेज आए हैं, जो प्राइस हायर हुआ करता था उसमें कुछ डिक्लाइन यहाँ पे हुआ है। अल्टीमेट पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जो नेचुरल वे में डायमंड को जब निकाला जाता है तो उसके जो इश्यूज हैं उनको ये ओवरकम करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। लैब एरिया के अंदर में ये बनाया गया जो डायमंड है, और एमिशन को रिड्यूस करेगा, तो सस्टेनेबल जो इन्वायरमेंट है उसको भी ये प्रमोट है वो करेगा। जजेस का जो संख्या को इंक्रीज करने वाला बिल था, जो पहले ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था और जजेस की संख्या को इंक्रीज कर दिया गया था, अब ये जो बिल है वो आप देखिए कि हाउस पार्लियामेंट के हाउस के वहाँ पे पास हुआ है। एमएसएमई के रिगार्डिंग में भी जो 2006 का जो एमएसएमई का यहाँ पे क्राइटेरिया है उसमें कुछ चेंजेज करता है। एमएसएमई का ये जो बिल है उसको भी बेसिकली यहाँ पे पास है वो किया गया है। कंट्रीब्यूशन आप देखिए कि एमएसएमई का काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम जीडीपी के पर्सपेक्टिव से देखें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, या मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में एमएसएमई ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट है वो किया है। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में देखते हैं, डोमेस्टिक क्रुएल्टी के बारे में देखते हैं, तो स्टूडेंट जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि जो पर्सन लिव इन रिलेशनशिप में रहा करते हैं तो इनको भी बेसिकली इस क्रुएलिटी के रूप से काउंट किया जाएगा अगर उनके द्वारा कोई क्राइम वहाँ पे कमिट होता है। हीट के इम्पैक्ट के बारे में बताया गया कि कैसे चाइल्ड के ऊपर में ये प्रेगनेंसी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। हीट का जो स्ट्रेस है हमारे यहाँ पे आप देखिए कि लार्जर वे के अंदर में जो लेबर वर्क हुआ करता है उसमें हीट का एक्सपोजर, डायरेक्टली सन का एक्सपोजर आपको मिलता है। भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है, जो यहाँ पे एनालिसिस है, वो यही बताता है कि बर्थ आउटकम्स को एडवर्स करना, इम्पैक्ट करना हीट डिस्ट्रेस यहाँ पे एक रीजन है। क्वालिटी फूड भी है, फूड वहाँ पे कंटामिनेटेड होना, हर एक चीज़ के अंदर में आप देखिए कि कंटामिनेशन का प्रेजेंस होना, वो भी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है बेसिकली फुटपाथ के बारे में। रिसेंटली कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था आर्टिकल 21 के थ्रू, जो राइट टू लाइफ का है। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को प्रोवाइड करता है, उसी के थ्रू कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि जो सेफ फुटपाथ हैं वो होने चाहिए हमारे अर्बन एरिया के अंदर में। अब कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि उनको सेफ वे के अंदर में सेटअप करवाया जाए, जो फुटपाथ हैं वो एग्जिस्टेंस में आए। बट हमारी कंट्री में आप देखिए कि फुटपाथ के अंदर में काफ़ी बार जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो भी अपना रेहड़ी हैं, कोई ना कोई चीज़ बेचने के लिए वो लगाया करते हैं। तो एक डिमांड है कि एक बैलेंस अप्रोच को कैरी आउट किया जाए, कि उन लोगों को यहाँ पे कम्प्लीटली रिमूव करने के बजाय एक बैलेंस अप्रोच हो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे इन इश्यूज़ को देखे और कुछ जगह है वो डिसाइड करे कि यहाँ पे आप अपना यूज कर सकते हो इस प्लेस को। नेक्स्ट आप देखिए कि लिब्रान कमीशन जो फॉर्म हुआ था 1992 के समय में, डेट जो बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ उसके बाद में एक लिब्रान कमीशन बनता है। जस्टिस लिब्रान है उनका यहाँ पे डेथ है वो हुआ है। फिर स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ है कि रसिया ने जो एयर स्ट्राइक किया उसके अंदर में बेसिकली जो बुक्स हैं वो यहाँ पे जली हैं। कुछ बुक्स के बारे में बताया गया कि कुछ वेयर हाउस के अंदर में ये हुआ है जिसमें बुक्स हैं उनको डैमेज हुआ है। नेक्स्ट म्यांमार के जो आंग सान सूकी जो फॉर्मर लीडर होते थे म्यांमार के, उनके फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि उनका फ़ोटो है वो दिखाया जाए उनको। तो एक म्यांमार का जो पॉलिटिकल अथॉरिटी हैं, जो जो वहाँ पे मिलिट्री हैं, उन्होंने एक फ़ोटो को रिलीज़ किया है और लेटेस्ट फ़ोटो के रूप से बताया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट दरफूर के बारे में है। सूडान के वहाँ पे जो वायलेंस कंटिन्यूस है, तो दरफूर रीजन के अंदर में, रीजन आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी जो है वो हो सकता है कि रीजन स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे मैच द कॉलम प्रीलिम्स के अंदर में, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि दरफूर का जो रीजन है वो सूडान के वहाँ पे है। तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि हम एक नेशन के बारे में देखा करते हैं, नूरो का नाम का नेशन है, उन्होंने अपना नेम के अंदर में चेंज किया है। उन्होंने अपना जो नेम है वो यहाँ पे किया है न्यूरो। स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन है पैसिफिक के अंदर में, उन्होंने अपने नेम में चेंज किया। नेक्स्ट यूक्रेन के बारे में है, स्ट्राइक जो उनके द्वारा रसिया के वहाँ पे किया गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट चांस बताया है यूएस के प्रेसिडेंट ने ईरान को डील के बारे में। और शेख हसीना का जो वापस से होम कमिंग का जो एक मीडिया इवेंट बना है सोशल मीडिया के ऊपर में या मीडिया के ऊपर में, ये इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को लिटिल बिट डैमेज कर सकता है। ये बांग्लादेश की तरफ से एक स्टेटमेंट है वो आया है।
आप देखिए कि शेख हसीना जो वहाँ का फॉर्मर लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि वो वापस से रिटर्न करेंगे इस ईयर के लास्ट के अंदर में या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट के अंदर में। और कंटिन्यूस अब उनका जो लोगों के साथ में जो डिस्कशन है, मीडिया के साथ में जो डिस्कशन है, वो अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट जो ट्रांसजेंडर पर्सनस को जो राइट्स मिले हैं उनमें आप चेंज नहीं कर सकते लॉ के थ्रू। ये कोर्ट ने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया कि जो राइट्स उनको दिया गया है रिसेंटली, उसमें चेंजेस हैं वो नहीं लाए जा सकते हैं। अब देखिए कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है, पहले तो इनको एज ए माइनॉरिटी के रूप से कंसिडर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनको हम रिकॉग्नाइज है वो नहीं करते हैं। बट स्टूडेंट जब राइट टू प्राइवेसी KS पुट्टास्वामी केस के थ्रू आया, तो इसको फिर जो नवतेज सिंह जौहर केस के अंदर में इनको आप देखिए कि रिकॉग्नाइज किया गया, डीक्रिमिनलाइज है वो कर दिया गया जो ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं उनका यहाँ पे। नेक्स्ट जो वाटर बॉम्बिंग के बारे में है, ग्रीस के वहाँ पे जिस तरीके से वाइल्ड फायर हुआ है, तो जो एयरक्राफ्ट जो यूज़ किए हैं वाटर बॉम्बिंग के लिए, कि पानी को गिराने के लिए जो एयरक्राफ्ट वहाँ पे यूज़ किए गए, उसको यहाँ पे फोटो में शो किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है? नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स स्ट्रेटजिक पावर, की क्रिटिकल मिनरल्स को जब हम रीड करते हैं उनके इम्पोर्टेंस को यहाँ पे बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जब भी क्रिटिकल मिनरल्स के आपके बारे में आप देखोगे, तो किसी भी कंट्री का जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको ये इंश्योर करता है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, उसको भी ये शो करता है। और प्रेजेंट समय में जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि निकल है, कोबाल्ट है, लिथियम है, कॉपर है। ये कुछ यहाँ पे आप देखिए कि इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटजिक मिनरल्स हैं जो कंट्रीज के पास में होने चाहिए, जिससे कि वो अपना जो नया जो 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 डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट कर सकें। अब ये जो क्रिटिकल मिनरल जो स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, कैसे स्ट्रेटजिक पावर को इंश्योर करते हैं, उसके फाउंडेशन को कैरी आउट करते हैं। स्टूडेंट्स जो नए क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो न्यू ऑयल के रूप से काम करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि जब ऑयल का यहाँ पे यूज आने लगा तो वेस्टर्न पावर कंट्रीज का डोमिनेशन इंक्रीज हुआ। अब वेस्टर्न पावर कंट्री जो वेस्टर्न एशिया की जो कंट्री है उनका जो प्रेजेंस है, डोमिनेंस है, वो इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन का फेज है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज करना है, डिजिटल वे के अंदर में जो नया प्रेजेंस इंक्रीज हुआ है, तो इन एरियाज के अंदर में अगर डोमिनेशन चाहना है किसी भी कंट्री को, तो क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर में भी उनका डोमिनेशन है वो यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नए ऑयल के पर्सपेक्टिव से डिकार्बनाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन के सेक्टर में कुछ 3 कंट्रीज का जो रिफाइनरी का जो प्रोसेस में जो डोमिनेशन है उसको बताया गया, कि कैसे जो चाइना है उनका आप देखिए कि जो कोबाल्ट का एरिया है, कोबाल्ट के अलावा उनका जो यहाँ पे ग्रेफाइट का एरिया है उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर में डोमिनेशन है। इंडोनेशिया का जो डोमिनेशन है वो निकल के अंदर में है। चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर में भी डोमिनेट करता है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री को भी आप देखिए कि कोशिश करना चाहिए कि जब हम एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रिजर्व हैं उनको इंश्योर कर सकें, चाहे हम यहाँ पे जो लिथियम के जो कंट्रीज हैं, लिथियम ट्राइंगल, उनके साथ में हमारा कोई एग्रीमेंट साइन हो, हमारा यहाँ पे जो नए रिजर्व हैं चाहे अफ्रीका के अंदर में, उनको हम कैरी आउट करें। तो ये नए ऑयल के रूप से बताया गया कि स्ट्रेटजिक पावर को अगर हमें इंश्योर करना है तो हमें इस तरीके से नए रिजर्व्स हैं उनके ऊपर में डोमिनेशन है वो करना होगा। नहीं तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। काबिल नाम का एक हमारा PSU भी है यहाँ पे, जो काबिल PSU है, जो कि ओवरसीज आप देखिएगा एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ के अंदर में इंगेज हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स इन बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप रीड करना, रिवाइज करना, और जो होमवर्क पूछा गया उसको कमेंट सेक्शन में बताना। आज देखिए कि आज वॉइस वो क्लियर नहीं है कोल्ड की वजह से, तो कोई इन्फॉर्मेशन रह गया है उसको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो लेक्चर हो अगर वॉइस बेटर हुआ तो हम वहाँ पे आपको डिटेल के अंदर में बता सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी